हाय गाइस। तो ये हमारे 6 क्लास का लास्ट चैप्टर है। तो देखते हैं क्या है। तो धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में जो है भारत धातु वैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम योगदान की बात करें तो हड़प्पावासी जो कि कांस्य युग कांस्य युग से जुड़ा हुआ है। हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़ा है। उसका उत्तराधिकारी युग जैसे कि ऋग्वैदिक काल वह लौह युग से जुड़ा हुआ है और हड़प्पावासी कांस्य युग से। तो हड़प्पा में जो कांस्य की नर्तिका की मूर्ति पाए गए हैं उसके बेसिस पर बोला जाता है कि हड़प्पावासी लोग कुशल शिल्पी थे। तो ये तो हो गया धातु विज्ञान। लौह स्तंभ। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और वेट है 3 टन। तो इसकी खासियत यह है कि इसका निर्माण लगभग आज से 1500 साल पहले हुए हैं, फिर भी इसमें एक भी जंग नहीं लगे हैं। तो यह किसकी कुशलता को दर्शाता है? भारतीय धातु विज्ञानी की कुशलता को दर्शाता है। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है। तो संभवतः यह माना जा रहा है कि इसको बनाने वाले गुप्त वंश से संबंधित थे। अगर आप लोग देखना चाहो तो ये है लौह स्तंभ। ये देखिए, ये है लौह स्तंभ। तो इसमें आपको याद नहीं रखना है, बस आपको थोड़ा सा जानना है। ये मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं स्तूप। इस बार 2023 में स्तूप से एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं स्तूप। स्तूप का मतलब होता है टीला। हालांकि जो स्तूप का आकार है कभी गोला होता है, कभी लंबा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा छोटा होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। तो इस स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता है और इस डिब्बे में क्या होता है? बुद्ध या इसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं जिसे पवित्र माना जाता है। तो शरीर के अवशेष होते हैं जैसे कि दांत, हड्डी, राख और या फिर कोई उसके द्वारा यूज किए गई कोई चीज़ें या कीमती पत्थर हो सकते हैं या सिक्के भी हो सकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? धातु मंजूषा। मतलब कि जो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिब्बे में रखा जाएगा। इसमें बौद्ध या उसके अनुयायियों के अवशेष होंगे जो कीमती हो सकते हैं, कीमती पत्थर हो सकते हैं या सिक्के हो सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? धातु मंजूषा। ये जो है इसको धातु मंजूषा बोला जाता है। और इसके ऊपर में क्या है? एक टीले बनेगा, ठीक है। तो धातु मंजूषा, इसके ऊपर पर मिट्टी के टीले होते हैं। बाद में इस टीले को ईंटे से ढक दिया गया है। बाद के काल में से एक गुंबद नुमा ढांचे को तराश कर पत्थरों से ढक गया गया है। पहले मिट्टी से ढका गया था, बाद में फिर ईंटों से और फिर और बाद में पत्थर से भी। और इसके क्या होते हैं? मान लीजिए ये स्तूप है, यहाँ पर क्या है? धातु मंजूषा। तो इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक पथ बना होता है। तो ये जो पथ है जिसका आकार है वृत्ताकार पथ, इसे बोला जाता है प्रदक्षिणा। क्या बोला जाता है? प्रदक्षिणा। लास्ट में लिख देंगे नाम। इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा। और इस रास्ते में रेलिंग से घेर दिया जाता है। ये रेलिंग है ना, ये इससे घेर दिया जाता है। तो इस रेलिंग को क्या बोला जाता है? वेदिका। और इसी में आने जाने के लिए रास्ता होता है और जिसमें तोरण लगे होते हैं। इसमें तोरण लगा हुआ, ठीक है। तो ये है धातु मंजूषा। ये क्या है? वेदिका।
और ये वाला पार्ट ए, ये सभी पार्ट, इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। ये परिक्रमा करने के लिए होता है। तो स्तूप में हमें बस इतना ही जानना है। ये कटआउट है, ये सांची का महान स्तूप है और इस स्तूप का निर्माण कई सालों तक चला। इस स्तूप के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है और संभवतः यह अशोककालीन है। अशोककालीन है। और ऐसे माना जाता है कि इसके रेलिंग और प्रवेश द्वार को बाद के शासकों ने अपने हिसाब से जोड़ा गया है। जैसे ये जो है सजावटी तोरण है, ठीक है, तो इसको बाद में जोड़ा गया है, बाद के शासक। तो स्तूप में हमें बस इतना ही याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। देखो, इसी काल में क्या हुआ, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण होने लगा और इस मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह। गर्भगृह गर्भगृह में ही जो क्या होते थे, देवता होते थे, उसके मूर्ति को रखा जाता था और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। भक्त पूजा भी इसी स्थान पर करते थे। सपोज जैसे कि ये मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पर मूर्ति रखा जाएगा, तो इसी स्थान को क्या बोला जाता है, गर्भगृह। गर्भगृह कभी क्या है, गर्भगृह को, ये पवित्र स्थान होता था, एक शिखर के ऊपर बनाया जाता था। जैसे चबूतरे नाम होते थे, इसके ऊपर पर इसे बनाया जाता था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय गुजरते गए अधिकतर मंदिरों पर मंडप बनाए गए। और मंडप क्या होता है, यह तो हो गया गर्भगृह। तो इसके सामने पर यहाँ पर जो जगह होते थे, जो सभागृह है, इसको बोला जाता है मंडप। इसको बोला जाता है मंडप। यहाँ क्या होते थे, लोग इकट्ठे होते थे। तो बस आपको इतना याद रखना है। गर्भगृह पवित्र स्थान है जहाँ पर मूर्तियां रखे जाते हैं। मंडप गर्भगृह के सामने स्थान है। यह एक सभागृह है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो कुछ मूर्तियां हैं, कुछ मंदिर। तो यह जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का है और यह एक आरंभिक मंदिर है। इसका निर्माण आज से 1500 साल पहले हुआ है। इसमें ईंटें और पत्थरों का यूज किया गया है, इसे बनाने में यूज किया गया है। अब देखते हैं सेकेंड। बस आपको ऐसे याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में आरंभिक मंदिर पाए गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, यह है महाबलीपुरम और इसकी खासियत क्या है, ये एकास्मिक है, मतलब एक ही पत्थर से तराश कर। ये जितने भी मंदिर हैं, आपको जितने भी मंदिर दिख रहे हैं, सभी क्या है, एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, मतलब एक ही पत्थर को काट काट कर बनाए गए हैं। और इसका निर्माण आपको इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। यह ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बने इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक तार जोड़ते हुए इसको ऊपर की ओर लेकर जाते थे, लेकिन इसे चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। एक ही चट्टान था, उसे तराश कर बनाया गया है। तो इसे बनाने में क्या है, ऊपर से नीचे आना होता है। अगर हम ईंटे से कोई मंदिर बनाते हैं तो उसको नीचे से ऊपर जाना होता है, बट क्या है, यह एक चट्टान से बनाया गया है, अतः इसे बनाने में मतलब ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको तराशते हुए ऐसे आना पड़ता था, ठीक है। और ये कहाँ है, महाबलीपुरम। इसका टाइमलाइन तो इसमें नहीं दिया है।
हो सके तो अगली क्लास में देखेंगे। ये है एहोल का मंदिर। बस आपको जानकारी के लिए, एहोल का मंदिर इसे बनाने में, इसका बनाने का टाइम है आज से 14 साल पहले, मतलब कि 600 ईसा पूर्व, ईसा सॉरी ईस्वी, 600 ईस्वी में ये दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है। और ये कहाँ है? एहोल। एहोल क्या है, किसकी राजधानी है? चालुक्य की राजधानी है। तो इसमें बस इतना ही, इस चैप्टर में उतना खास नहीं है। अब देखो स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अगर उसे बनाने के लिए पहले हमें क्या है, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढने होते थे। उसके बाद इसे बनाने वाले कारीगर होते थे। तो ये है उड़ीसा का जौन मठ। ये कहाँ है? उड़ीसा है। और इसे पहाड़ को खोद कर बनाया गया है। और इसी क्या है, 2 मंजिली है। और इसके कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखने पर क्या होता है, इसमें क्या गुम्बद नुमा है ना, इसी को बोला गया है कि यहाँ पर जो गुम्बद नुमा है ना, इसी को बोला गया है कि आप ध्यान से देखो। इसकी 2 मंजिली हैं। ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। और ये किससे समर्पित है? जौन धर्म से संबंधित है। शायद इसमें जौन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते होंगे। अब देखते हैं चित्रकला। तो ये दोनों ही चित्र ही अजंता का है, अजंता का। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाए गए हैं। ठीक है, और यही वो चित्र है। इस चित्र को बोला जाता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्या है? भित्ति चित्र है। बस आपको देखना है कि अजंता में भित्ति चित्र मिला गया है। और वह किससे संबंधित है? बौद्ध भिक्षु से। और भी धर्म से संबंधित है, लेकिन मुख्यतः बौद्ध से संबंधित। देखो इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज से लगभग 1800 साल पहले, मतलब कि 200 ईस्वी, एक तमिल महाकाव्य है सिलिपादिकारम। और इसके रचनाकार के नाम है इल्लांगो। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके रखना है। तो इसमें क्या, किसके बारे में बताया गया? इसमें कोवेलन नाम का एक व्यापारी होता है जो पुहार में रहता है। और इसकी पत्नी है कन्नगी। और कोवेलन क्या है? एक नर्तिका है जिसका नेम है माधवी। उससे प्रेम करता है कोवलन। कोवलन उसकी पत्नी है कन्नगी, बट ये क्या है, माधवी से प्रेम करता है और कन्नगी की उपेक्षा करता है। अतः क्या होता है, कन्नगी पुहार छोड़कर मदुराई चला जाता है। वहाँ पंड्या राजा के दरबार में जौहरी शायद सुनार हुआ होंगे उस समय के, कोवलन पर चोरी के इल्जाम, झूठे आरोप लगाता है। और राजा ने प्राण दंड दे देता है। किसको? कोवेलन को। और जिससे क्या है, कन्नगी जो उसकी पत्नी है, तो उससे प्रेम करती है, वह इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर जाती है और मदुराई शहर को पूरा विनाश कर डालती है। तो यही इसी कहानी को इल्लांगो ने सिलिपिया दी कारम में बताया गया है। ठीक है, मतलब इसकी स्टोरी को उसमें लिखा गया है। तो ये तो हो गया पहला तमिल महाकाव्य सिलिपा दी कारम। अब चलते हैं सेकेंड, मणिमेखलाई। पहला है सिलिपा दी कारम और सेकेंड है मणिमेखलाई। इसका रचना है आज से 1400 साल पहले, मतलब कि 600 AD। और इसके रचनाकार है सतनार।
और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी बेटी की कहानी को दिखाया गया है। तो बस आपको बस इतना ही याद रखना है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, इसकी रचना है इल लांगो, और एक किस भाषा में? तमिल भाषा में। सेकंड है मणिमेखलाई, इसके रचनाकार है सतनार, और ये भी क्या है? तमिल में है। चलते हैं, इसमें उतना खास नहीं है। अभी ये तो आप लोग जानते हैं होंगे, रामायण और महाभारत वाला, तो यहाँ इसको मैं स्किप करता हूँ। कि मतलब महाभारत, रामायण के लेखक है वाल्मीकि और महाभारत के लेखक है व्यास, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलते हैं विज्ञान की पुस्तक। तो खगोल शास्त्री है आर्यभट्ट। खगोल शास्त्री है आर्यभट्ट। इसने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी है, और इसमें लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। बट इसने यह प्रूव किया है कि दिन और रात पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर काटती है, इस वजह से दिन और रात होता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है संस्कृत भाषा में। वैज्ञानिक तर्क दिया है, इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी निकाले हैं। किसने? आर्यभट्ट ने, जो लगभग उतनी से हैं जितने की आज प्रयुक्त होती है। एक और है विरामिहर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणित और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की। इनके बारे में पता लगाना है आप लोगों को। फिलहाल आपको ये याद रखना है, आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है, और उसमें क्या है? दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, यह उसने प्रूव किया है। अब देखते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक प्रख्यात पद्धति है, जो जिसका विकास कहाँ पर हुआ है? प्राचीन भारत में इसका विकास हुआ है। इसमें दो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। पहला है चरक, और इसका टाइमलाइन क्या है? प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सुसूत्र। सुसूत्र सुसूत्र, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा है, आप लोग देख लेना। तो जो है चारक, जिसने औषधि शास्त्र पर एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है चारक संहिता। और जो सुसूत्र है, इसने लिखा है सुश्रुत संहिता। और ये किस पे है? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मीन्स प्लास्टिक सर्जरी। इसने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी किया था, किसने? इसने। और चरक ने चरक संहिता लिखा है। ये दोनों ही क्या है? प्रसिद्ध आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेदिक हुए हैं, ठीक है। आचार्य हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। ये तो हो गया आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। प्राचीन भारत में इसका विकास हुआ है। इसके दो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, चरक और सुश्रुत। इसका रचना ऑलरेडी यहाँ पर बता दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट। सुनिए, अंकों का प्रयोग, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जो शून्य है, इसका आविष्कार भारत के गणितज्ञों द्वारा हुआ है। ये जो शून्य है, ये हमसे गिनती की जो पद्धति हमने यूज किया है, वो कहाँ जाता है? अरबों के पास जाता है। और अरबों द्वारा अपनाई गई यही पद्धति यूरोप में फैल जाती है, जो आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो आज हमने 6 क्लास की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 7वीं क्लास की इतिहास। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 6ठी क्लास हमारा एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करता है, और सेवेंथ क्लास क्या है? मध्यकालीन भारत को कवर करेगा, और 8 क्या है? मॉडर्न इंडिया को कवर करेगा। तो थैंक
फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।